नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल डेविडसन एग्जाम स्टडी में। एक बार फिर से मैं लेकर हाजिर हुआ हूँ बहुत ही महत्वपूर्ण और उपयोगी सेशन जो आपके लिए यूपी टेट सुपर टेट परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है दोस्तों। तो वीडियो को अंत तक देखें, स्किप ना करें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। वीडियो को लाइक करें और जितना हो सके उतना दोस्तों शेयर करें, ताकि जितने भी आपके रिलेटिव हैं, संबंधी हैं, सभी को बेहतरीन प्रैक्टिस सेट का आनंद मिल सके और बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चन उनको प्रोवाइड हो सके। तो दोस्तों इतने कम समय में आपके लिए मैं इतने बेहतरीन क्वेश्चन लेकर आता हूँ जो हमारी परीक्षा की दृष्टि बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। तो दोस्तों आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 25, पर्यावरण अध्ययन सामान्य ज्ञान। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं हम आज का अपना प्रैक्टिस सेट बिना किसी देरी के। दोस्तों चैनल को सपोर्ट करते रहें दोस्तों। आइए दोस्तों बढ़ते हैं हम आज के अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन पहला है दोस्तों, पृथ्वी का कितना भाग जल से ढका है? तो बताएंगे दोस्तों पृथ्वी का कितना भाग जल से ढका है। बताएंगे पृथ्वी पर कितने % या कितने भाग जल उपलब्ध है। तो ऑप्शन नंबर ए है 1/3, ऑप्शन नंबर बी 2/3, ऑप्शन नंबर सी 3/4, ऑप्शन नंबर डी आधा। तो दोस्तों पृथ्वी पे जल का जो भाग है वो है हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 3/4, यानी 4 में से 3 हिस्सा हमारे पृथ्वी पर जल है और एक हिस्सा हमारे क्या है, भूमंडल, जिस पे मतलब जीव जंतु निवास करते हैं, जिस पे भूमि दिखाई देती है दोस्तों, पहाड़, भूमि, पेड़ पौधे आदि रहते हैं। तो 3/4, 4 में से 3 हिस्सा जो है पानी जल है हमारे पृथ्वी के ऊपर। तो दोस्तों 3/4 यानी कि 71% पृथ्वी पर जल का भाग है। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे इस बात को, जो है हमारा जलमंडल 3/4 भाग पर है। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन है, पेड़ पौधे वातावरण को स्वच्छ बनाते हैं। ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि ये वायुमंडल से अवशोषित करते हैं। तो वायुमंडल से कौन सी गैस को अवशोषित करते हैं ये बताएंगे दोस्तों। उस गैस को अवशोषित करने के बाद पेड़ पौधे जो है वातावरण को स्वच्छ बनाते हैं। तो ऑप्शन नंबर CO2, ऑप्शन नंबर बी NO2, ऑप्शन नंबर CO2, ऑप्शन नंबर डी SO2। तो दोस्तों पेड़ पौधे वातावरण को स्वच्छ बनाते हैं, वो वायुमंडल से क्या अवशोषित करते हैं, कौन सी गैस अवशोषित करते हैं? तो वो करते हैं दोस्तों ऑप्शन नंबर यानी कि CO2, जिसे हम कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं, कार्बन डाई ऑक्साइड। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, कार्बन डाइऑक्साइड का ये अवशोषण करते हैं, जिससे हमारे वातावरण को ये स्वच्छ रखते हैं। तो दोस्तों पेड़ों को ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से किस मेले अथवा उत्सव को विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल किया गया है? तो बताऊंगे दोस्तों, बताएं ऐसा कौन सा मेला है जिसे विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है, यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे, यूनेस्को की सूची में कौन सा मेला हमारा शामिल है। ऑप्शन नंबर ए बटेश्वर मेला, ऑप्शन नंबर बी नैना देवी मेला, ऑप्शन नंबर सी कुंभ मेला, ऑप्शन नंबर डी सिंहस्थ मेला। तो बताएंगे दोस्तों। तो बताइए दोस्तों कौन सा मेला हमारे विश्व धरोहर सूची में शामिल है? तो वो है हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कुंभ मेला, जो हमारे यूनेस्को की सूची में विश्व धरोहर के अंतर्गत शामिल किया गया है। तो दोस्तों 3 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और हमारे ये जो कुंभ मेला है वो किस किस जगह पर भारत के अंदर लगता है? तो बताएंगे दोस्तों। फर्स्ट लगता है हमारा कहाँ, प्रयागराज, प्रयागराज यानी कि इलाहाबाद। और सेकंड नंबर यानी कि दूसरा जो लगता है वो लगता है हरिद्वार। और तीसरी जगह जो लगता है दोस्तों वो लगता है हमारा उज्जैन। और 4 नंबर पर जो लगता है वो लगता है हमारा कहाँ, नासिक। तो इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे, 4 जगह पर हमारा कुंभ मेला लगता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हमारा राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन है दोस्तों, गंगा नदी निकलती है, गंगा नदी कहाँ से निकलती है? बताएंगे दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए अरावली श्रेणी से, ऑप्शन बी लद्दाख ग्लेशियर से, ऑप्शन सी गंगोत्री ग्लेशियर से, ऑप्शन डी मिलाप ग्लेशियर से।
तो बताएंगे दोस्तों गंगा नदी कहाँ से निकलती है। तो गंगा नदी निकलती है जो हमारी, वो कहाँ से निकलती है, ऑप्शन नंबर सी, गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। गंगा का उद्गम कहाँ पर है, तो वो है हमारा कहाँ, उत्तराखंड। इस बात का भी विशेष ध्यान रखेंगे दोस्तों। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में, उत्तरकाशी जिले, उत्तरकाशी, उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले से यहाँ पर 3900 मीटर की ऊंचाई पर दोस्तों, इस बात का भी ध्यान रखेंगे, 3900 मीटर की ऊंचाई पर स्थित क्या है, गौमुख के निकट, गौमुख, इस बात का भी ध्यान रखेंगे, गौमुख के निकट दोस्तों क्या, गंगोत्री ग्लेशियर, गंगोत्री हिमानी से हमारी क्या, गंगा नदी निकलती है यहाँ पर। यानी कि उत्तराखंड यानी उत्तरकाशी में से क्या कहा जाता है, गंगा नदी को यहाँ पे क्या कहा जाता है दोस्तों, तो यहाँ पे कहा जाता है क्या, भागीरथी। इस बात का भी विशेष ध्यान रखेंगे दोस्तों, भागीरथी से बोलते हैं। तो दोस्तों एक क्वेश्चन के अंदर हमने किसी जानकारी दी, तो दोस्तों इस बात का भी ध्यान रखेंगे। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 दोस्तों, निम्न में से कौन संविधान सभा के सदस्य थे। तो इनमें से कौन उस समय संविधान सभा के सदस्य थे, ये बताएंगे दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए, पंडित नेकीराम शर्मा। ऑप्शन बी हमारा सर छोटू राम। ऑप्शन सी, श्री रणवीर सिंह हुड्डा। ऑप्शन डी, श्री शेर सिंह। तो बताएंगे दोस्तों संविधान सभा के सदस्य कौन रहे हैं इनमें से। तो दोस्तों संविधान सभा के सदस्य जो रहे हैं हमारे, वो रहे हैं ऑप्शन नंबर सी, श्री रणवीर सिंह हुड्डा। तो सी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा दोस्तों। ये कहाँ के रहने वाले थे, तो ये दोस्तों रहने वाले थे हरियाणा के, हरियाणा के रहने वाले थे। ये स्वतंत्र संग्राम सेनानी रहे हैं दोस्तों, संविधान सभा के सदस्य भी रहे हैं। इनका जन्म जो हुआ था वो हरियाणा में कहाँ, रोहतक जिले के अंदर हुआ था। इस बात का भी ध्यान रखेंगे दोस्तों। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर अगला है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन है दोस्तों, राष्ट्रीय झंडे के बारे में निम्न कथनों का सावधानीपूर्वक अवलोकन करें। तो दोस्तों राष्ट्रीय झंडे के बारे में कौन कौन से कथन सत्य हैं, ये हमें बताना है। पहला है, सबसे ऊपर केसरी रंग त्याग एवं बलिदान का प्रतीक है, सही बात है। दूसरा, बीच में सफ़ेद रंग शांति का प्रतीक है, सही बात है। तीसरा है, मध्य में चक्र शांति एवं खुशहाली का प्रतीक है। चौथा, नीचे हरा रंग शांति एवं खुशहाली का प्रतीक है, तो चौथा भी सही है। तीसरा हमारा गलत हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा 1 2 4। 1 2 या 4 कौन से में, तो ऑप्शन नंबर सी में हमारे राइट, सी हमारा राइट हो जाएगा। 3 गलत, 1 2 4 सत्य में 3 गलत। तो 3 गलत क्यों है, इस बात का भी ध्यान रखेंगे। क्या दोस्तों, जो हमारे राष्ट्रीय ध्वज में, राष्ट्रीय झंडे में जो बीच में हमारे चक्र जो होता है जिसमें 24 तीलियाँ लगी रहती हैं, तो दोस्तों वो किसका प्रतीक है, ये हमारा प्रतीक है काहे का, प्रगति का, प्रगति का प्रतीक है दोस्तों। इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन है दोस्तों, वन संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ। तो बताएंगे दोस्तों वन संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था। ऑप्शन नंबर ए 1978, ऑप्शन बी 1980, ऑप्शन सी 1985, ऑप्शन डी 1986। वन संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था, बताइए दोस्तों। वन संरक्षण जो हमारा पारित हुआ था वो हुआ था दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी कि 1980 में। तो इस बात का रखेंगे ध्यान दोस्तों, 27 दिसंबर 1980 को, 27 दिसंबर, इस बात का भी ध्यान रखेंगे दोस्तों। डेट भी कभी कभी पूछ लेते हैं एग्जामिनर। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन है दोस्तों, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए NH2, ऑप्शन नंबर बी NH3, ऑप्शन सी NH7, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है, बताएंगे दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। क्योंकि इस समय हम इनमें से कोई नहीं ही लगाएंगे ऑप्शन इसमें, क्योंकि हमारा जो NH7 है, NH7 सी ऑप्शन, ये हमारा सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग था। लेकिन अब वर्तमान में हमारा कौन सा बन गया है, ये हमारा सबसे लंबा नहीं रहा, अब रहा है हमारा कौन सा
NH 44 जो है हमारा अब राष्ट्रीय राजमार्ग सबसे लंबा है। NH 7 का नया नाम जो है NH 44 रखा गया है दोस्तों। तो इस ऑप्शन नंबर डी हमारे राइट हो जाएगा। तो NH 44 को दोस्तों ध्यान रखेंगे। और ये कहाँ से कहाँ तक जाता है दोस्तों? ये जाता है हमारे जम्मू कश्मीर से श्रीनगर, जम्मू कश्मीर में श्रीनगर से प्रारंभ होकर के ये कहाँ तक जाता है? दक्षिण में कन्याकुमारी तक दोस्तों जाता है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे। और इसकी कुल लंबाई जो है वो 3745 किलोमीटर है दोस्तों। इस बात का भी ध्यान रखेंगे। कहाँ से कहाँ तक? J&K, यानी कि J&K से और कहाँ तक जाता है? कन्याकुमारी तक। इस बात का ध्यान रखेंगे, कन्याकुमारी। तो दोस्तों आइए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन अगला है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9। 1904 में क्रांतिकारियों की गुप्त संस्था के रूप में अभिनव भारत की स्थापना किसने की थी? तो बताएंगे दोस्तों। ऑप्शन ए दामोदर चापेकर, ऑप्शन बी BD सावरकर, ऑप्शन सी प्रफुल्ल चाकी, ऑप्शन डी खुदीराम बोस। तो 1904 में क्रांतिकारियों की गुप्त संस्था के रूप में अभिनव भारत की स्थापना किसने की थी? तो वो की थी दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि BD सावरकर के द्वारा अभिनव भारत की स्थापना की गई थी। शुरू में दोस्तों ये एक मित्र मेला नामक एक गुप्त संस्था थी दोस्तों। कौन? अभिनव भारत। तो इस बात का भी विशेष ध्यान रखेंगे। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन है दोस्तों, पश्चिमी शिक्षा का श्री गणेश यानी कि आरंभ, श्री गणेश का मतलब होता है आरंभ करना दोस्तों। इसका भी ध्यान रखेंगे। श्री गणेश किस स्वतंत्र सेनानी द्वारा किया गया? यानी कि पश्चिमी शिक्षा का हमारे भारत के अंदर किस स्वतंत्रता सेनानी द्वारा आरंभ किया गया था? ऑप्शन नंबर ए राजा राम मोहन राय, ऑप्शन बी लाल बहादुर शास्त्री, ऑप्शन सी नेताजी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन डी सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो बताएंगे दोस्तों पश्चिमी शिक्षा का जो है श्री गणेश किस स्वतंत्र सेनानी द्वारा किया गया था? दोस्तों वो किया गया था ऑप्शन नंबर ए, यानी कि राजा राम मोहन राय के द्वारा पश्चिमी शिक्षा का श्री गणेश किया गया था। तो इस बात का दोस्तों विशेष ध्यान रखेंगे। और इन्हें हम राजा राम मोहन राय को क्या कहते हैं? नवजागरण का अग्रदूत भी इन्हें कहते हैं। क्या दोस्तों? नवजागरण का अग्रदूत। इस बात का भी दोस्तों विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है दोस्तों। और ये सुधार आंदोलन के आधुनिक भारत के पिता भी कहे जाते हैं। इस बात का भी ध्यान रखेंगे दोस्तों। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? बताएंगे दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो है प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर 21 मई, ऑप्शन बी 21 जून, ऑप्शन सी 25 मई, ऑप्शन डी 25 जून। तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो मनाया जाता है प्रतिवर्ष, वो मनाया जाता है ऑप्शन नंबर बी, यानी 21 जून को। बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पूछ लिया जाता है। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में प्रतिवर्ष मनाते हैं। तो बी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा दोस्तों। आइए दोस्तों बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर अगला है दोस्तों, थोड़ा इसके बारे में और जान लेते हैं दोस्तों। क्या पहली बार जो मनाया गया था दोस्तों, वो कब मनाया गया था? ये हमारा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस वो मनाया गया था 21 जून 2015 को। इस बात का दोस्तों ध्यान रखेंगे, पूछ सकता है एग्जामिनर इसके लिए। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन है दोस्तों, लोसर त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए असम, ऑप्शन बी ओडिशा, ऑप्शन सी नागालैंड, ऑप्शन डी सिक्किम। तो बताएंगे दोस्तों लोसर त्यौहार जो हमारा किस राज्य में मनाया जाता है? लोसर त्यौहार जो है तो दोस्तों तिब्बत का त्यौहार है एक। तिब्बत, इस बात का ध्यान रखेंगे। तिब्बत का बौद्ध धर्म के जो अनुयायी होते हैं, मतावलंबी होते हैं, उनका प्रमुख पर्व है ये दोस्तों। तो ये मनाया जाता है हमारे भारत के अंदर कहाँ पर? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सिक्किम के अंदर मनाया जाता है। तो इस बात का भी ध्यान रखेंगे। और अरुणाचल प्रदेश में भी इसका बहुत ही प्रचलन है, अरुणाचल प्रदेश। इस बात का भी ध्यान रखेंगे दोस्तों।
अगर ऑप्शन में सिक्किम ना हो तो अरुणाचल प्रदेश लगा देंगे दोस्तों। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे हमारा डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा उत्तर भारत का एक शास्त्रीय नृत्य है दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए भरतनाट्यम, ऑप्शन बी कुचिपुड़ी, ऑप्शन सी कथक, ऑप्शन डी कथकली। तो बताएंगे दोस्तों उत्तर भारत का एक शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? तो दोस्तों उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य जो है वो है हमारा ऑप्शन नंबर सी यानी कि कथक, जो हमारा उत्तर प्रदेश का एक शास्त्रीय नृत्य है दोस्तों उत्तर भारत के अंतर्गत। इस बात को ध्यान रखेंगे। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14, 14 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा संगीत का एक तालबद्ध यंत्र है? ऑप्शन नंबर ए मृदंगम, ऑप्शन बी इसराज, ऑप्शन सी दिलरुबा, ऑप्शन डी तानपुरा। तो दोस्तों संगीत का एक तालबद्ध यंत्र है वो हमारा कौन सा? ऑप्शन नंबर ए मृदंगम। तो ध्यान रखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो जाएगा दोस्तों। ये जो हमारा दक्षिण भारत का, कहाँ का? दक्षिण भारत का एक तालबद्ध यंत्र है, इस बात का भी ध्यान रखेंगे दोस्तों। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित भारतीयों में से किसने नोबेल पुरस्कार नहीं जीता? 4 ऑप्शन में बताना कौन से ऐसे हैं जिन्होंने नोबेल पुरस्कार नहीं जीता। ऑप्शन नंबर ए रविंद्रनाथ टैगोर ने, ऑप्शन बी सीवी रमन ने, ऑप्शन सी सत्यजीत रे ने, ऑप्शन डी अमृता सेन ने। तो दोस्तों बताएंगे किसने जो है नोबेल पुरस्कार नहीं जीता है। तो वो नहीं जीता है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी कि सत्यजीत रे ने नोबेल पुरस्कार नहीं जीता है, इस बात का दोस्तों ध्यान रखेंगे। रविन्द्रनाथ टैगोर, सीवी रमन, अमर्त्य सेन सभी ने नोबेल पुरस्कार जीता है दोस्तों। रविन्द्रनाथ टैगोर ने कब जीता था? 1910 के अंदर, इस बात का भी दोस्तों ध्यान रखेंगे। इन्हें किसके लिए मिला था? इन्हें मिला था गीतांजलि के लिए, गीतांजलि। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे इस बात का। सॉरी दोस्तों 1910 में नहीं, 1913 में, 1913 सॉरी दोस्तों 1913 में। और सीवी रमन को जो मिला था दोस्तों 1930 में। कब? 1930। किसके लिए? भौतिकी के लिए, इस बात का भी ध्यान रखेंगे दोस्तों, भौतिकी के लिए। और अमर्त्य सेन को जो मिला था वो मिला था दोस्तों कब? वो मिला था 1998 में। कब? 1998 के अंदर इन्हें मिला था कल्याणकारी अर्थशास्त्र के लिए, कल्याणकारी अर्थशास्त्र, यानी कि ऐसा मान लीजिए इन्हें अर्थशास्त्र के क्षेत्र में मिला था। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16, ब्रिज किसमें अपनाई जाने वाली तकनीक है? ऑप्शन नंबर ए एथलेटिक्स, ऑप्शन बी कुश्ती, ऑप्शन सी भारोत्तोलन, ऑप्शन डी कराटे। तो बताएंगे ब्रिज किसमें अपनाई जाने वाली तकनीक है? तो वो है दोस्तों हमारी किसमें? ऑप्शन नंबर बी यानी कि कुश्ती में जो हमारी ब्रिज अपनाई जाती है, एक तकनीक है दोस्तों। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन अगला है क्वेश्चन नंबर 17 दोस्तों। ABM का पूर्ण रूप है। ABM का पूर्ण रूप क्या है दोस्तों? बताएंगे। ऑप्शन ए एंटी बैलिंगरेट माइन, ऑप्शन बी एंटी वेस मशीन, ऑप्शन सी एंटीबॉडी यांत्रिक, ऑप्शन डी एंटी बैलिस्टिक मिसाइल। तो दोस्तों ABM का फुल फॉर्म यानी पूर्ण रूप क्या हो जाएगा? तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी एंटी बैलिस्टिक मिसाइल। तो डी ऑप्शन हमारा राइट यहाँ पर हो जाएगा। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 दोस्तों। क्वेश्चन है जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो बताएंगे जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था वो कब हुआ था? ऑप्शन नंबर ए 13 अप्रैल 1867, बी ऑप्शन है 15 जून 1947, सी ऑप्शन है 13 अप्रैल 1919, ऑप्शन डी है 17 मई 2011 को। तो जलियांवाला हत्याकांड कब हुआ था दोस्तों? तो वो हुआ था दोस्तों कब? 13 अप्रैल 1919 को, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट हो जाएगा। और ये हत्याकांड कहाँ पर हुआ था दोस्तों? ये हुआ था कहाँ? पंजाब जिले में, पंजाब जिले के कहाँ? अमृतसर में, इस बात का ध्यान रखेंगे दोस्तों, अमृतसर। ये कहाँ पर? अमृतसर में कहाँ पर? स्वर्ण मंदिर जो अमृतसर में, उसके निकट क्या था? जलियांवाला बाग था एक, वहाँ पर 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी का दिन था। उस दिन ये हत्याकांड हुआ था दोस्तों। वहाँ पर एक जनसभा हो रही थी किसके विरोध में? रॉलेट एक्ट के
विरोध में। इस बात का भी ध्यान रखेंगे दोस्तों, ये भी पूछ लिया जाता है। उस टाइम गवर्नर जनरल था, उसने ऑर्डर दिया था, किसने? जनरल डायर। जनरल डायर जो था उस टाइम उसने आदेश दिया था पुलिसकर्मियों को, उन्होंने भीड़ पर जो भीड़ थी वहाँ पर उस पर गोलियाँ चला दी, जिसमें 1000 से अधिक लोग मारे गए थे। इस बात का भी ध्यान रखें दोस्तों, 1000 से अधिक लोग जो है मारे गए थे और 2000 से अधिक जो है वो घायल हुए थे। बहुत ही निर्मम घटना थी उस समय की दोस्तों। तो सी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19, प्रसिद्ध कृति आनंद मठ की रचयिता कौन है? ऑप्शन नंबर ए है श्री अरविंदो, ऑप्शन बी है श्री बंकिम चंद्र चटर्जी, ऑप्शन सी है श्री रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन डी श्री आरती चौधरी। तो दोस्तों आनंद मठ जो रचना है वो किसकी है? तो वो है दोस्तों हमारी किसकी? ऑप्शन नंबर बी श्री बंकिम चंद्र चटर्जी की है आनंद मठ। तो दोस्तों इस बात का ध्यान रखेंगे, बी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों आज के प्रैक्टिस सेट का हमारा लास्ट क्वेश्चन है और हमें वीडियो के अंत में दोस्तों अपना स्कोर जरूर बताएं कि कितना स्कोर हमारा रह रहा है। क्वेश्चन है हमारा दोस्तों क्या, भारत में लिंग अनुपात की गणना कैसे की जाती है? बताएंगे दोस्तों। भारत में लिंग अनुपात की गणना किस प्रकार की जाती है? ऑप्शन नंबर ए प्रति 1000 स्त्रियों पर पुरुषों की संख्या, ऑप्शन बी है प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या, ऑप्शन नंबर सी है प्रति 100 स्त्रियों पर पुरुषों की संख्या, ऑप्शन डी है प्रति 100 पर स्त्रियों की संख्या। प्रति 100 पुरुषों पर। तो दोस्तों 20 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा। भारत में लिंग अनुपात की गणना कैसे की जाती है? तो वो की जाती है दोस्तों कैसे? ऑप्शन नंबर बी प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या। तो इस बात का दोस्तों ध्यान रखेंगे। इस समय हमारे भारत के अंदर कितना लिंग अनुपात है? तो वो है हमारा कितना? 1000 पर कितनी महिलाएं हैं दोस्तों? तो 1000 पर महिलाओं की संख्या है 943। तो इस बात का ध्यान रखेंगे, मोस्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ये पूछ लिया जाता है। तो दोस्तों आज का प्रैक्टिस सेट कैसा रहा हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। अपना स्कोर जरूर हमें कमेंट के माध्यम से बताएं कितना स्कोर हमारा बन रहा है। तो दोस्तों इतने कम समय में आपको बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चन और प्रैक्टिस सेट आपको अवेलेबल कराया जाता है दोस्तों। चैनल को सपोर्ट करते रहें और शेयर ज़रूर कर लें साथी दोस्तों, ताकि आपको जो भी साथी हैं उनको बेहतरीन तैयारी का मौका मिल सके। और इसी तरह के प्रैक्टिस सेट पाने के लिए दोस्तों जुड़े रहें आपके अपने चैनल इन डेविड रत्न एग्जाम स्टडी से। अगर आपको किसी क्वेश्चन के आंसर में क्वेश्चन में कोई डाउट नज़र आए तो दोस्तों ज़रूर बताएं, हम उसमें सुधार करेंगे। तो दोस्तों इसी के साथ जय हिंद, वंदे मातरम। मस्त रहिए, एकदम खुशहाल रहिए दोस्तों।